तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 363 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते। बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ करना क्योंकि बगल में शादी हो रही है। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो इस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने लैंड ऑफ ऑरिजिन के केव वर्ल्ड के बारे में, मतलब जहाँ पे लू फेंग रह रहा था वहाँ के बारे में जान रखा होता है। और इसी के साथ हमें लैंड ऑफ ऑरिजिन हिनवन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने केव रेजिडेंस के क्वाइट से चैम्बर में आकर बैठ जाता है, जहाँ पे उसकी अलग ही दुनिया मौजूद थी। एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट डायमेंशन सी मौजूद थी, जिसको देखकर लू फेंग कहता है कि चलो अब मिलियन फोल्ड टाइम एक्सेलरेशन शुरू कर दो। और इंस्टेंटली वहाँ पे डायमेंशन शिफ्ट होती है और वहाँ पर टाइम डायलेशन स्टार्ट हो जाती है। हर एक सेकेंड पास होता है बाहर तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ टाइम्स बीत जाती है, मतलब इटर्निटी बीत चुकी होती है। मतलब लू फेंग जितना कल्टीवेट बाहर करता वहाँ पर मिलियंस ऑफ टाइम्स यहाँ पे एक सेकेंड में ही कर देता, जिसके साथ लू फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और लू फेंग बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक के साथ खुद को फैमिलियराइज करता है कि यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे होती है। लू फेंग खुद से सारी चीज़ें अरेंज करता है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें लॉर्ड्स के द्वारा ऑलरेडी अरेंज करके रखी गई होती हैं। ये लॉर्ड्स यहाँ पर ऑरिजिन लैंड में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट करके रखते हैं। और लू फेंग यहाँ पे कहता है कि मेरी पाथ ऑफ कल्टीवेशन किसी लेगेसी से नहीं आई है, जो भी सीखा है वो मैंने खुद से सीखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे हिनवन ब्लड लाइन और उनके मटेरियल्स को स्टडी करना ही होगा। जिसके साथ लू फेंग एग्जामिनेशंस करना शुरू करता है और वहाँ पर लू फेंग देखता है कि कैसे प्रैक्टिसर्स फैक्शंस हर किसी के पास हिनवन ब्लड लाइन्स मौजूद थी और ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर सब कोई भी कितनी भी चाहे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लू फेंग वहाँ पे ब्लड लाइन को भी देखता है, जहाँ पे लू फेंग उन सारे ब्लड लाइन्स को देखकर स्टन होते हुए कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ब्लड लाइन्स मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दो नहीं, 1-2 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, लेकिन टोटल में 800 मिलियन लो लेवल हिनवन ब्लड लाइन्स मौजूद थे। वो भी अलग अलग प्रजाति के, मतलब एक ही प्रजाति के नहीं थे, मतलब अलग अलग प्रजाति के 800 मिलियन लो लेवल हिनवन ब्लड लाइन्स मौजूद थे। और साथ में 5 मिलियन हाई लेवल हिनवन ब्लड लाइन्स मौजूद थे। वहीं पे वर्ल्ड क्लास की बात करें तो वो लगभग 30,000 थे और वहाँ पे कोई एंसेस्टर लेवल की नहीं थी, क्योंकि वो अलग है, वो थोड़ी देर आपको बाद में पता चलेगी। अब यहाँ पे सबके कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल्स भी मौजूद थे। वो सभी फ्री फंड के थे कि आप फ्री फंड के पढ़ सकते हो, आपसे कोई पैसे और पॉइंट्स नहीं लिए जाएंगे। अब लू फेंग यहाँ पे देखता है कि सारी हिनवन ब्लड लाइन्स के इनेट हिनवन लाइफ फॉर्म के फैक्शंस के कलेक्शन से, तो वहाँ पे वो परसेंटेज भी देखता कि आखिर टोटल हिनवन बेंग में से कितने परसेंट कलेक्ट कर लिए जा चुके हैं। तो हमें पता चलता है कि लो लेवल हिनवन ब्लड लाइन्स अभी तक जितने भी मौजूद हैं तो 100% में से 99.4% को कलेक्ट कर लिया जा चुका है। हाई लेवल की बात करें तो उससे सिर्फ 10% ही कलेक्ट किया जा चुका है। वहीं पे वर्ल्ड क्लास की बात करें तो उसे 100% ही कलेक्ट कर दिया जा चुका है। अभी तक जितने मिले हैं, मतलब हर एक को मारकर उसके बॉडी को यहाँ पे रख दिया गया है ताकि उसका चीर फाड़ कर सके और उसको स्टडी कर सके। और ये सभी सिर्फ लॉर्ड जिंग मैंग के द्वारा ही किया गया है। उस बंदे, उस अकेले लॉर्ड ने ये सारे काम कर रखे होता। लू फेंग इसको जानकर कुछ ज़्यादा ही शौक में चला जाता है। यहाँ 30,000 वर्ल्ड क्लास हिनवन रेसेस उन सबको फुली कलेक्ट किया जा चुका है, मतलब 1-2% मिस भी नहीं, मतलब 100% कलेक्ट किया जा चुका है। आखिरकार ये सीनियर जिंग मैंग कितने सारे वर्ल्ड क्लास हिनवन लाइफ फॉर्म्स को मारे हैं, क्योंकि कई सारे वर्ल्ड क्लास हिनवन बेंग्स खुद के सेम रेस से बिलोंग करते थे। एग्जाम्पल के रूप में ले लो तो हिनवन सरपेंट लीनेज आती है, जो कि यार खुद से जेनरेट करके खुद को पावरफुल बना के कभी कभी तो डजन्स ऑफ एंसेस्टर लेवल बेंग्स तक को प्रोड्यूस कर चुके हैं। और उनमें कई सारे वर्ल्ड क्लास और हिनवन लेवल्स के बेंग्स भी मौजूद होते हैं। तो कह सकते हो कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग लेवल के क्रिएचर्स बनाना शुरू करते हैं और सबको मारकर यहाँ पे रखना ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। यहाँ तक कि उसे यहाँ पे नहीं बल्कि डार्क होली रेले में भी रखा जाता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 हाई लेवल हिनवन लेवल बेंग्स को भी रखा जाता है। यहाँ तक कि 7 वर्ल्ड क्लास हिनवन कॉर्प्सेस भी वहाँ पे रखे गए हैं और साथ में कॉर्प्सेस तो और भी मौजूद थी जो कि कई गुना ज़्यादा थी। जिसके साथ लू फेंग इन्हीं सब के बारे में बात करने लगता है। लू फेंग सोचने लगता है कि फिलहाल में
मेरी जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ है और साथ में मेरी और बाकी चीज़ें, तो उसको मेरी कोई काम की नहीं है। और यहाँ पे मतलब ये लूफेंग आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को रखने वाला है, बाकी के जितने भी लूफेंग ने ट्रेजर्स को खरीदे थे उसको वो बेचने वाला है। और लूफेंग क्या था कि इसलिए तो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ सिर्फ 1,20,000 पॉइंट्स में ही आ जाती है, क्योंकि जितने भी इंटायर फैक्शंस है प्रैक्टिशनर्स के, उनमें ह्यूमन कॉर्प्सेस वो भी वर्ल्ड क्लास के काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे, क्योंकि 100% सबको मार दिया गया है। हर एक की बॉडीज को ले लिया। आप देखो 100% ये मतलब थोड़ा ना कि सबको ही खत्म कर दिया गया है। हर एक रेस में मान लो मिलियंस रहते, तो उनमें से किसी एक को मार के उसके कॉपी को यहाँ पे रख दिया गया, तो 100% उसको कलेक्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे पाइल्स बन चुके हैं उन सारे कॉर्प्सेस के। लूफेंग यहाँ समझ जाता है कि यार यह सीनियर मिंग जिंग मैंग ने कितनी कोशिश की होगी, कितनी मेहनत की होगी कि उन्होंने सबको कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर फिर से बकवास होती है, जो शुरुआत से लेकर अभी तक देखते हो मैंने जितना बोला वो फिर से रिपीट कर दी गई है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लूफेंग बस उसकी तारीफें ही करने लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद लूफेंग कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लड लाइन को स्टडी करना शुरू करता हूँ, और वो सबसे पहले वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन हे शिव, जिसे ब्लैक वाटर मोनार्च कहा जाता है, उसको ऑर्डर करता है ताकि सबसे पहले उसको ऑब्जर्व कर सके। लूफेंग अपने रिस्ट बैंड में बंधे हुए घड़ी या फिर कुछ भी कह लो स्मार्ट वॉच उसमें बोलता है, और एक पलक झपकते ही एक पूरी की पूरी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन लूफेंग के सामने उसी कल्टीवेशन चैम्बर स्पेस टाइम में अपीयर हो जाती है, जिसको खरीदने में लूफेंग भी नहीं कुछ कर सकता था। मतलब यार लूफेंग की गरीबी आ जाती, पॉकेट फटी हो जाती, लेकिन यहाँ पे लूफेंग फ्री फंड में पढ़ पा रहा होता है। ये ब्लड लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, जो कि पूरे के पूरे चैम्बर में घेर चुकी थी, जिसके ऊपर मल्टी लेयर सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद थे, और उसके ऊपर ब्लड लाइन फुली डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये ब्लैक वाटर मोनार्च जो होता है वो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बींग्स का एक पाइनिकल एग्जिस्टेंस में से एक होता है, जिसके मिस्ट्रीज की बात करें तो उसमें 47% डिस्ट्रक्शंस की मिस्ट्री और साथ में रिमेनिंग कुछ अलग अलग चीज़ें थी। कुछ वहाँ पे 33% अलग जो कि लाइफ की थी, जो कि 33 या 47-70% बना देती हो। तो लूफेंग को तो बस इतना ही समझना था, बाकी के 30% जो अलग थे वो किसी और टाइप के होते हैं। और साथ में टोटल में 19 टाइप्स के उसमें बॉडीज पार्ट्स थे, जिसको कि लूफेंग को स्टडी करना था। उसी के साथ वहाँ पे डाटाबेस भी होती, जिससे कि लूफेंग ब्लैक वाटर मोनार्च ब्लड लाइन को कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था और उसको समझ सकता था, और उसकी कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती। जितने भी ब्लड लाइन्स और मटेरियल लूफेंग ओरिजिन लैंड में कलेक्ट करता है उन सबको ऐसे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, और लूफेंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ओरिजिन वर्ल्ड के रहते हुए लूफेंग की जो आई ऑफ लाइफ थी और डेट मतलब आई ऑफ लाइफ एंड डेथ और बुक ऑफ विजडम उसकी यूजेस काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लूफेंग इन दोनों का क्या ही यूज़ करता था उसके सीक्रेट्स को निकालने को। लेकिन लैंड ऑफ ओरिजिन में होता क्या है कि आपको पहले से ही सीक्रेट्स निकाल के दे दिए गए हैं कि लो तुमको पढ़ना है, और वो भी डिटेल वर्जन में कि यार तुमको पढ़ना है बस नहीं, तुमको कॉम्प्रिहेंशन करना, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम ए फॉर एप्पल और ए फॉर अलजेब्रा समझ सको, जो कि हायर क्लास की बात होती है। और यहीं पे बताया जा रहा होता है। लूफेंग इसी सबको पॉइंट करता है, लेकिन लूफेंग को एक और चीज़ समझ में आती है कि यार प्रैक्टिशनर फैक्शंस ने किसी भी एंसेस्टर लेवल ब्लड लाइन्स को नहीं कलेक्ट किया है, क्योंकि डाटाबेस के एक्सप्लेनेशंस के अनुसार से ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर ब्लड लाइन्स थे वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के हाईएस्ट लेवल पावर्स को कंटेन करती थी, और उसके अंदर से जो कि एक एंसेस्टर लेवल ब्लड लाइन होता है उसके अंदर से ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करना ये किसी लॉर्ड के लिए भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो भी हाईएस्ट लेवल के बेइंग थे। आखिरकार ऐसे ही आप किसी हाईएस्ट लेवल बेइंग के ब्लड लाइन को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और जो लैंड वो पोजेस करता है कैपेबिलिटीज़ को, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। लूफेंग यहाँ पे डिस्कवर करता है कि यहाँ पे वो अंदर रहकर कई सारी चीज़ें और भी कर सकता है। वो ट्रेजर्स को भी देखता है और ये भी समझता है कि किसी भी ट्रेजर्स को हम यार एकदम से यहाँ पर ला सकते हैं। मतलब लूफेंग अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर कोई ट्रेजर्स मंगाना चाहे तो एकदम से पलक झपकते आ सकती है। मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटलेस लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरह ही होती है। ये नहीं कि अपने लूफेंग को अपनी यूजिन की याद आ गई, जो कि लूफेंग को तो कभी आती नहीं। मतलब यार लूफेंग को लड़की का कोई चक्कर चलना ही नहीं है, वो अपना
क्लोन को वहाँ पे भेज दिया होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे किसी लाइफलेस मैटर को, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं लाया जा सकता। अगर लू फेंग स्टार टावर को ओरिजिन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर लाना चाहता है तो लू फेंग बस कहेगा और स्टार टावर यहाँ पे उसके सामने हाजिर हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही गजब की चीजें। और यहाँ पे बताया जाता है कि किसी भी लिविंग बीइंग्स की बात करे तो यार उसमें काफी ज्यादा इंटरफेरेंस आ सकती है। ऐसा नहीं है कि लिविंग बीइंग्स को नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके साथ लू फेंग डिसाइड करता है कि मैं स्टार टावर, आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, बुक ऑफ विजडम, वर्ड सेवरेजिंग ब्लेड, इन सभी को यहाँ पर लाऊंगा। जहाँ पे लू फेंग अभी प्रोबेबली स्टार टावर को ओरिजिन लैंड में लाकर स्टडी करना चाहता है और यहाँ पे आपको स्टार टावर के कुछ और मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हमें सिटी लॉर्ड के मेडिटेशन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने चारों ट्रेजर्स को देख रहा होता है। स्टार टावर, आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, बुक ऑफ विजडम, वर्ड सेवरेजिंग ब्लेड, जो कि लू फेंग के सामने ही था, एकदम से वो गायब हो जाता है। लू फेंग इस सीन को ऑब्जर्व करता है और ये सीन उसी हिनवन इन्फिनाइट स्पेस की जैसा ही होता है, जहाँ पे उससे कोई भी ट्रेजर दी जाती है या फिर कुछ और किया जाता है, सेम टू सेम वैसे ही होता है। वो भी वहाँ पे गायब हो जाता है और लू फेंग के सामने अपीयर हो जाता है। लू फेंग कल्टिवेशन चैम्बर में खड़ा होता है, सिटी लॉर्ड प्रेसिडेंस पवेलियंस में निकलता है और ओरिजिन कॉन्टिनेंट को देखने लगता है। वो अपने घर को देख रहा होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू फेंग की बॉडी सच में कुछ ज्यादा ही ह्यूज हो चुकी थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आखिरकार लू फेंग का कौन ही मुकाबला कर सकता था। और ओरिजिन कॉन्टिनेंट में लू फेंग सबसे टॉलेस्ट में था और दोनों एंचेस्टर वो भी लू फेंग की गुलामी कर रहे थे। वो सब लू फेंग का कहा नहीं मानेंगे तो उन सब का पता ही है क्या हश्र होने वाला है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग कहता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, कभी भी वॉर हो सकता है। अगर बेस्ट सिनेरियो हुआ तो हम लोग कुछ ही टेरिटरी को लूज करेंगे, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में हम लोग हर एक चीज़ खो देंगे। यहाँ तक कि हो सकता है कि लैंड ऑफ ऑरिजिन भी छीन ली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लैंड ऑफ ऑरिजिन छीनेगी, वरना लॉर्ड्स के अलावा कोई भी बंदे नहीं बच पाएंगे। जिसके साथ लू फेंग के ऊपर एक अलग ही इमेंस प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि ये जगह लू फेंग की होमलैंड थी, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स, फैमिलीज, फेलो ह्यूमंस और काउंटलेस अदर लिविंग बीइंग्स रहा करते थे। डार्क वर्ल्ड क्लस्टर अगर खत्म हो गया तो उसकी होम ओरिजिन कॉन्टिनेंट, जो कि उसका प्राइमरी टारगेट बन जाएगा और सब लोग उसके ओरिजिन कॉन्टिनेंट को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि केज वर्ल्ड, समझ लो केज वर्ल्ड को ही डार्क वर्ल्ड क्लस्टर कहा जा रहा है। तो केज वर्ल्ड वहाँ डिस्ट्रॉय हो गई तो अंदर क्या ही बची, ओरिजिन कॉन्टिनेंट बचेगी और फिर वहाँ पे उसकी ओरिजिन यूनिवर्स बचेगी। तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना उन सब के लिए काफ़ी हलवा होता है, ऐसा ही डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। तो लू फेंग कहता है कि अगर ओरिजिन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो न जाने उन सारे काउंटलेस लाइव्स का क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ को माइग्रेट करा दिया जाएगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ओरिजिन लैंड भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मतलब लिमिटेड साइज में है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट्स कई सारे इन्फिनाइट है, वर्ल्ड क्लस्टर कई सारे इन्फिनाइट हैं, तो उतने सारे बंदे को हर किसी को बचा पाना ये बहुत ही मुमकिन सी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी दुनिया है। आखिरकार आप किस किस दुनियाओं को बचा कर यहाँ पे लाओगे। जब तक लू फेंग पावरफुल ना हो जाए वो अपनी दुनिया को नहीं बचा सकता है। एक इंटायर इनेट ह्यूमन फैक्शंस, लाइफ ऑफ फैक्शंस के खिलाफ आखिरकार कौन ही कर सकता है। अगर यहाँ पे लू फेंग एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग भी बन जाता है तो लू फेंग के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो अपने घर को भी बचा सके। और लू फेंग ये बात अच्छे से समझता था और वो देख पा था कि हाँ कैसे था। इसके साथ लू फेंग कहता कि मुझे लॉर्ड बनना ही होगा, क्योंकि लॉर्ड बनने के बाद ही मैं बैटलफील्ड को कम्प्लीटली बदल सकता हूँ। और इसके बाद लू फेंग ऐसे ही कोई सारी कहानी बताने लगता है। अभी तक लू फेंग अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आसमान की तरफ देखकर ये सारी बातें कर रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू करना होगा। इसके साथ फाइनली हमें ओरिजिन लैंड हिनवन आइलैंड के कल्टीवेशन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली लू फेंग के चारों ट्रेजर्स मैटेरियलाइज होके आ जाते हैं। लू फेंग डिसाइड करता है कि मैं बुक ऑफ विजडम को वापस रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि बुक ऑफ विजडम सबको एनालाइज करती थी। ओरिजिन लैंड की कैपेबिलिटीज के अनुसार देखी जाए तो ये बुक ऑफ विजडम अब कोई काम की नहीं थी। यहाँ पे वो बिना किसी चीज के सब चीज को पढ़ सकता था। इसी के साथ वो एक्सचेंज कराता है और लू फेंग को वापस 2 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। बात करें आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की तो यहाँ पर लू फेंग उसको एक्सचेंज नहीं करा सकता है, क्योंकि ये लू फेंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि लू फेंग अभी भी केज वर्ल्ड के अंडर ट्रैप था और उसकी पर्सपेक्टिव और भी आगे बढ़ानी थी। लू फेंग आई को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने
सर के बीच में वहाँ धंसा लेता है, मतलब अपनी ओरिजिन बॉडी में, जिसके अंदर मतलब लू फेंग पहले अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वाले में डाले हुए था, तो लू फेंग निकाल कर यहाँ पर अपने इस क्लोन जो कि ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर है उसके अंदर डाल लेता है ताकि उसको और भी अच्छे से यूज कर सकें। अब यहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी किसी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को सरपास कर चुकी थी और लू फेंग इसके सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को अच्छे से रियलाइज कर चुका था। सबसे पहले उसने अपने सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म एंडाउड डेट को कॉम्प्रिहेंड कर रखा था, जिसकी वजह से उसकी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की पावर्स बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई थी। सेकेंड, उसकी विल पावर जब कैजुअल से ब्रेक थ्रू की तो उसकी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की पोटेंशियल और भी गहरी होती गई, जिसके कारण वो उसकी पावर्स को और भी अच्छे से यूज किया और वो और भी अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़ सकता था। ऑफ कोर्स इसे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बनाया गया था तो इसकी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, इसलिए लू फेंग इसको एक्सचेंज नहीं करवाना चाहता था और ये काफ़ी थी लू फेंग के लिए अभी, जिसके साथ लू फेंग वापस मुड़ता है और उसी ब्लैक वाटर मोनार्च के ब्लड लाइन को देखने लगता है। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को उससे उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को, उसके क्रिटिकल नोड्स को देखना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले कहा था कि चलो सबसे पहले स्टार टावर के ब्लड स्केल्स के बारे में देखते हैं कि आखिरकार क्या है, और चलो ओरिजिन लैंड की कैपेबिलिटीज के बारे में भी टेस्ट करते हैं आखिरकार वो स्टार टावर के कितने परसेंट कितना क्या वो बता पाता है, मतलब यही लू फेंग टेस्ट करना चाहता था। और लू फेंग वहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करते हुए कहता है ओरिजिन लैंड चलो स्टार टावर ब्लड स्केल्स को पूरी तरह से एनालाइज करो, जिसके साथ वहाँ पे लैंड्स की पावर स्टार टावर के ब्लड स्केल्स को एनालाइज करना शुरू करती है और तभी वहाँ से रिस्पॉन्स आते हुए क्या आता है कि यहाँ पर ये स्टार टावर 3 इंडिस्ट्रक्टिबल स्केल्स से बनी हैं जो कि ह्यूमन एंसेस्टर वांगजिंग एंसेस्टर से आई हुई हैं और ये सबसे पहले युद्ध में मारे गए इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से, मतलब सबसे पहला जो युद्ध हुआ था प्रैक्टिशनर्स और एंसेस्टर लेवल ह्यूमन बीइंग्स में, तो उसमें ये ह्यूमन एंसेस्टर वांगजिंग एंसेस्टर मरा था तो उसकी बॉडी से ये चीज़ बनी थी और हमें पता चलता कि आज तक मतलब इन्फिनाइट टाइम हो चुके हैं लेकिन आज तक इन प्रैक्टिशनर्स के पास ऐसा कोई तरीका नहीं मिला है कि वो उस एंसेस्टर्स के बचे हुए बॉडी के रिमेन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सके। यहाँ तक कि पता चलता कि ओरिजिन लैंड्स उसके सिर्फ 80% सीक्रेट्स को ही निकाल पाया। देख रहे हो आखिरकार एक एंसेस्टर लेवल बीइंग्स के सीक्रेट्स को पता लगा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, यहाँ तक कि 80% ही निकाला। अब लू फेंग की तो बात ही अलग है, लू फेंग यार उसका कुछ ही परसेंट कुछ ही हिस्सा समझ पाया होता है, जबकि लैंड ऑफ ओरिजिन नहीं कर पाया तो लू फेंग क्या ही कर पाता। जिसके साथ थोड़ी देर बाद वहाँ पे गारगैंटम फाइंडर ऑफ ब्लड स्केल्स मेटेरियलाइज होता है जो कि वहाँ के आधे स्पेस टाइम को ऑक्यूपाई कर लेता है और वहाँ पे काउंटलेस रियूनिंग पैटर्न्स दिखना शुरू करते हैं। लू फेंग अपने फैंटम आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज करके उसके हर एक फ्लक्चुएशंस को देखने लगता है और ये असल में कुछ और नहीं ब्लड रेड स्केल्स के स्टार टावर के वही ब्लड रेड स्केल्स के सारे हिस्से होते हैं। उसके डीप एनालिसिस वहाँ पे आकर रख दी गई थी जिसको देखकर लू फेंग पूरी तरह से हैरत में चला जाता और क्या था कि ये तो मेरे सोच से भी काफ़ी ज़्यादा परे है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकला है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था लेकिन क्या ही कर सकता है, लू फेंग की अभी समझ से वो काफ़ी ज़्यादा परे था। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे निराश होने की जगह काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है क्योंकि वो जितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था उसकी सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लू फेंग को एक और चीज़ पता चल रही थी कि उसकी सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ वो कितनी ज़्यादा लैक कर रही थी। सिर्फ एक ह्यूमन एंसेस्टर ब्लड लाइन को अच्छे से प्रोफाउंड पढ़ने से ही वो अपनी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को पूरी तरीके से अचीव कर सकता था। लू फेंग डिसाइड करता है कि वो कल्टिवेशंस में रस नहीं करेगा, सबसे पहले वो इनफ डाटा को एक्यूमुलेट करेगा और डिटेल प्लान बनाएगा ताकि वो ब्रूट फोर्स से ब्रेक थ्रू कर सके। जिसके साथ वहाँ पे एक और ट्रांसमिशन आती है जो कि लू फेंग को मैसेज देने के लिए आती है, जहाँ पर वो मैसेज करते हैं वह कहता कि फेलो डाउस्ट लू फेंग मेरा नाम, अब यहाँ पे उस बंदे का नाम नहीं बताया जाता कि आखिरकार वो है क्या, लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ही एक डार्क वर्ल्ड क्लस्टर से आया हूँ और हमारी होमलैंड के अंदर 13,922 हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस किए हैं, मतलब एक अकेले डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं उसके अंदर से अकेले ही 13,922 हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को बनाया गया है, लेकिन कोई भी एक वर्ल्ड क्लास को नहीं बना पाया, सारे हाई लेवल में ही अटके हुए होते हैं। साथ में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लस ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे लू फेंग को रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे होते हैं और लू फेंग से इजाज़त मांगते कि क्या आप हमसे गाइडेंस दे सकते हो, क्या आप हमसे मिल सकते हो, जिसको जानकर लू फेंग भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि
जब भी एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स किसी अपने दूसरे बंदे के साथ जुड़ता है तो एक मीनिंगफुल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जितने भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स हैं वो यार किसी एक ही बीइंग्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। देखो डार्क क्लस्टर वर्ल्ड अलग होती हैं, वहाँ पे जो जन्म लेते हैं ना उनकी पावर्स अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट या फिर ऑरिजिन वर्ल्ड से अंदर बिलोंग करने वाले बंदों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को प्रोड्यूस कर पाए होते हैं। वहीं पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में देख लो अकेला एक लू फेंग ही बच्चा सा पैदा हुआ है जो कि इस लेवल तक आ पाया है। इस चीज़ को जानकर लू फेंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लू फेंग यार सोचने लगता कि क्या सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन लू फेंग देखता कि किसी का स्पैम मैसेज आया ही नहीं है और वो समझ जाता कि वो सभी कोऑर्डिनेट करके मुझसे बातें करना चाहते हैं। लू फेंग रिप्लाई करते भी कहता कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अब यहाँ पे लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश था उन सबसे मिलने के लिए, क्योंकि वो सभी काफ़ी ज़्यादा पुराने लोग थे, काफ़ी लंबे अरसे से जिंदा थे। यहाँ तक कि समझ लो कि उनमें ऐसे ऐसे बंदे मौजूद थे जो कि अपने युवान से भी काफ़ी ज़्यादा ओल्डर होते हैं। उनकी कलेक्टिव विजडम्स लू फेंग से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि युवान के पास टैलेंट थी इसलिए वो इतनी जल्दी ओवरलॉर्ड बन चुका, उसको भी टाइम लगा था, लेकिन उससे भी ओल्ड पीपल मौजूद हैं जो कि कल्टिवेशंस तो उतनी ऊपर नहीं गई है, लेकिन हाँ उनके पास एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसके साथ वो बंदा कहता कि हम हिनवन आइलैंड के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बंदे हाई लेवल के ही थे, ये उतने ऊपर के बंदे के नहीं थे लेवल के, इसलिए वो ह्यूमन आइलैंड के अंदर नहीं आ सकते थे जहाँ पर सिर्फ जीनियसेस को रखा जाता है। लेकिन वो कहता कि हम लोग बाहर मिल सकते हैं, हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बंदे आपको ग्रीट करना चाहते हैं। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, तो तुम लोग किसी पैलेस को डिसाइड कर लो और मीटिंग टाइम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो क्योंकि मैं सेक्लूजन में जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग बहुत ही अटैकफुल था और यहाँ पे वो सब बंदे भी इस चीज़ को जान चुके थे कि लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यार वो लोग लू फेंग के इन्फॉर्मेशन के बारे में निकालना शुरू कर दिए थे और वो लोग उसे लीडर की तरह मानना चाहते थे। और ये पहला मीटिंग उन सब के बीच में अलायंस बनाने के लिए होती ताकि वो सब एक साथ मिलकर काम कर सके। अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में बकवास या फिर थोड़ी मोर इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।